Hi Newtons. What is friction? Friction is a force which has the tendency to oppose or opposes the relative motion between surfaces in contact. ये फ्रिक्शन का डेफिनेशन है. बट ये डेफिनेशन ज़्यादा हैवी नहीं हो गया? चलो पहले हम ये समझते हैं कि अगर फ्रिक्शन ना हो तो क्या होगा. वॉट इफ देर इज नो फ्रिक्शन? हम जो चल पाते हैं हम चल नहीं पाएंगे. हमारा चलना पॉसिबल है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. गाड़ी जो अपने स्ट्रेट पाथ पे जा रही होती है और टर्न करती है वो भी फ्रिक्शन की वजह से. और अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो गाड़ी कभी टर्न ही नहीं कर पाएगी. एटम जो आपस में बंधे होते हैं या मॉलिक्यूल्स आपस में जो बंधे होते हैं वो फ्रिक्शन की वजह से. और अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो उनका जुड़ना आपस में पॉसिबल नहीं होगा. दुनिया में कोई भी चीज़ आपस में टिकी नहीं रहेगी और बुम, पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी. मतलब फ्रिक्शन इतना इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, आप इसको इमेजिन भी नहीं कर सकते. इसीलिए फ्रिक्शन को थोड़ा रिस्पेक्ट करना शुरू करते हैं. और आज के लेक्चर में हम बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे. हम ये सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं. पहले डेफिनेशन जो अभी मैंने बताया आपको, आज हम वो कवर करेंगे. इंट्रोडक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करेंगे, स्टैटिक, काइनेटिक, और इसके साथ साथ एक रोलिंग फ्रिक्शन भी होता है जो आज हम नहीं कवर करेंगे, उसको रोटेशन में कवर करेंगे. डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन आज कवर करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन कवर करेंगे, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये सारी चीज़ें आज कवर करेंगे. स्टैटिक फ्रिक्शन को हम डिटेल में पार्ट 2 ऑफ फ्रिक्शन में देखेंगे. पार्ट 1 में हम केवल काइनेटिक पे फोकस करेंगे और बाकी जितनी भी चीज़ें यहाँ लिखी हैं हम इन पे फोकस करेंगे. तो न्यूटन्स तैयार हो फ्रिक्शन के लिए? चलो स्टार्ट करते हैं हम फ्रिक्शन को और बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि फ्रिक्शन होता क्या है. सबसे पहले यहाँ पे मैंने कुछ हैवी चीज़ें लिख दी हैं, पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं. मैंने लिखा फ्रिक्शन इज़ अ फोर्स. मतलब फ्रिक्शन कोई अनजान सी चीज़ नहीं है, एक तरीके का फोर्स है. जैसे अभी तक आप लोगों ने स्टडी किया है टेंशन, आप लोगों ने टेंशन फोर्स स्टडी किया है, आपने नॉर्मल फोर्स स्टडी किया है, वैसे ही एक और फोर्स है जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स. सो इट इज जस्ट अनदर टाइप ऑफ फोर्स. फ्रिक्शन कोई अपोजिंग या फिर ऐसा कोई नहीं है, फ्रिक्शन जस्ट अनदर फोर्स है. जैसे टेंशन था, जैसे नॉर्मल था, वैसे ही फ्रिक्शन एक फोर्स है. उस फोर्स की टेंडेंसी होती है अपोज करने की. इसका मतलब अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे एक एग्जाम्पल के साथ. या फिर वो अपोज करता है जब भी रिलेटिव मोशन होता है. रिलेटिव मोशन जो है सरफेसेस इन कांटेक्ट. तो सबसे पहले फ्रिक्शन देखो आप, एक ऐसा फोर्स है जो कि दो सरफेस जब कांटेक्ट में होंगे, मान लो एक ब्लॉक रखा हुआ है और वो ब्लॉक एक टेबल के ऊपर रखा हुआ है, तो ये जो सरफेस आपस में कांटेक्ट में है, इन कांटेक्ट के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा. कैसे लगेगा अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे. बट डेफिनेशन वाइज इट्स अ फोर्स, जस्ट अनदर फोर्स, जिसकी टेंडेंसी होती है या तो अपोज करता है या टेंडेंसी होती है अपोज करने की, क्या, रिलेटिव मोशन बिटवीन सर्फेसेस इन कांटेक्ट. कई बच्चे इसके बिना भी समझते हैं इस डेफिनेशन को, जो गलत है. रिलेटिव वर्ड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट और ये अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे एक एग्जाम्पल के साथ. देखो यहाँ 4 ब्लॉक रखें. सबसे पहले हम इस एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करेंगे समझना फ्रिक्शन होता क्या. तो अभी तक फोर्सेस में आप लोगों ने क्या स्टडी किया? आपने स्टडी किया फ्री बॉडी डायग्राम बनाना. तो मान लेते हैं एक मास है जिसका मास m है और इसके ऊपर फोर्सेस एनालाइज करते हैं. तो फोर्सेस क्या हो जाएंगे? एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर और एक mg नीचे की ओर. तो ये बना देते हैं हम सभी सारे केसेस में, नॉर्मल और mg. इन ऑल दी केसेस देयर विल बी नॉर्मल एंड mg. नॉर्मल ऊपर की ओर जो कि कांटेक्ट की वजह से है, किसके बीच में? ये दो सरफेस में. जैसे ही एक टेबल के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है तो इस टेबल की वजह से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लग रहा है जिसको हम नॉर्मल फोर्स बोलते हैं, जिसको हमने फोर्सेस में स्टडी भी किया था. तो ये चारों केसेस में मैं एक नॉर्मल और mg ड्रॉ कर देता हूँ. अब पहले वाले केस में मैंने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया. मतलब अगर मैंने यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, जीरो किया है, तो न्यूटन का लॉ क्या बोलता है? न्यूटन का लॉ बोलता है कि अगर सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इसको हम बोल देते हैं एक्स डायरेक्शन, अगर सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस राइट हैंड साइड पे जीरो है, मतलब ये ब्लॉक रुका हुआ है, ये ब्लॉक जो है मूव नहीं कर रहा है, तो क्या होगा? नेट फोर्स विल बी इक्वल टू जीरो. और अगर नेट फोर्स जीरो है तो इसका मतलब अगर आगे की ओर फोर्स जीरो है तो पीछे भी कोई फोर्स नहीं लगेगा एंड देयरफॉर यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं है. तो
आप देखो सबसे पहला केस क्या बोलता है, अगर आप एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे तो उसको अपोज करने वाला भी फोर्स जीरो होगा। दैट इज द फर्स्ट केस। सेकेंड केस क्या कहता है, जैसे ही मैं इस फोर्स को बढ़ाना शुरू कर देता हूं, लेट्स से वी स्टार्ट इंक्रीजिंग दिस फोर्स, तो क्या हो जाएगा, अभी भी रुका हुआ है, लेट्स से ये ब्लॉक रुका हुआ है, तो न्यूटन का लॉ क्या बोलता है, न्यूटन का लॉ बोलता है, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन says that if the block is at rest, then this is case 1, केस 2 में भी ब्लॉक रुका हुआ है, तो न्यूटन का लॉ बोलता है कि भाई अभी अगर रुका हुआ है तो राइट हैंड साइड जीरो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि अगर राइट हैंड साइड जीरो है तो F, अगर आगे कोई एक फोर्स लग रहा है, इसकी कुछ वैल्यू है, मान लो 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 10 न्यूटन, अगर इसकी कोई वैल्यू है तो इसको अपोज भी कोई फोर्स करेगा सच दैट नेट फोर्स जीरो होगा, नहीं तो इसको जीरो होना पड़ता। न्यूटन का लॉ क्या बोलता है, अगर मूव नहीं कर रहा है तो राइट हैंड साइड तो जीरो होगा, बिकॉज न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलता है इफ देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट देन द बॉडी विल बी एट रेस्ट एंड देयरफॉर एक्सेलरेशन इज जीरो, एंड राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन विच इज ma, तो वहां पे एक्सेलरेशन जीरो है एंड देयरफॉर राइट हैंड साइड जीरो है। तो यहां क्या लिख देंगे हम इक्वेशन, F माइनस एफ इज इक्वल टू जीरो। मतलब अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है एक ऑब्जेक्ट पे, मतलब अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है बट उसकी वैल्यू बहुत कम है और ये मूव नहीं करा पा रहा है एक ऑब्जेक्ट को, तो इसका मतलब है फ्रिक्शन जो है उसकी भी वैल्यू F के बराबर हो जाएगी। यहां से क्या आएगा, सेकेंड वाले केस से यहां से आएगा कि F एंड F की वैल्यू बराबर हो जाएगी। अभी इन सबको समराइज करूंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। थर्ड केस हम वैल्यू बढ़ा देते हैं और बढ़ा देते हैं, तो एक ऐसा समय आएगा जब ये ऑब्जेक्ट अब मूव करने वाला होगा। मतलब जैसे आप एक एग्जाम्पल लो, घर में एक अलमीरा रखा हुआ है और आप उसको धक्का मारने की कोशिश करो, लिटरली डांट मत खा जाना पेरेंट्स है, नहीं तो बोल देना कि सर ने बोला था। आप अलमीरा को धक्का मारने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, अलमीरा आगे जाए, एकदम से तो नहीं जाता है आगे, तो आप धक्का बढ़ाओगे और फोर्स बढ़ाओगे और फोर्स बढ़ाओगे और एक समय ऐसा आएगा जब अलमीरा अपनी जगह से खिसक जाएगा। सेम चीज़ टेबल के साथ कर सकते हो, चेयर के साथ कर सकते हो। आपने फोर्स लगाया तो बिल्कुल शुरू में हल्का सा फोर्स लगाओगे, नहीं मूव करेगा, थोड़ा सा फोर्स और बढ़ा दोगे तो मूव करना शुरू हो जाएगा। तो एक ऐसा समय आएगा जब इस फोर्स की वैल्यू अभी भी मूव नहीं कर रहा है, बट इस फोर्स की वैल्यू आप जरा भी इंक्रीज करोगे तो ये, अगर इस फोर्स को जरा भी इंक्रीज करोगे तो ये अब मूव करने लग जाएगा। वैसे केस में जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है, दैट इज द थर्ड केस। ऐसे केस में हम बोलेंगे कि अभी भी नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो क्योंकि बॉडी मूव नहीं कर रहा है, बट इस केस में जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, एंड देयरफॉर वी कॉल दैट फोर्स, अभी भी F जो है ये फ्रिक्शन फोर्स जो उसको अपोज कर रहा है वो भी F के बराबर है, बट इसकी वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू पे पहुंच जाएगी और उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। और चौथा केस, अगर अब कोई भी फोर्स लगाओगे, अब तो मूव करने लग गया है ऑब्जेक्ट, तो उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, एंड इन दिस केस द बॉडी इज मूविंग। तो एक बार समराइज कर लेते हैं बच्चों, पहले तीन केसेस, केस 1, केस 2 एंड केस 3, ये तीन केस क्या है, इन तीन केस में ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और उस समय पहले केस में फोर्स जीरो है। तो इस डायग्राम को देखते हैं, यहां पे राइट हैंड साइड पे मैंने लिखा है फोर्स अप्लाइड, जो मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, और वाई एक्सिस पे लिखा है मैंने फ्रिक्शन फोर्स। तो क्या होगा, जब F अप्लाइड जीरो है, जब आप एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, पहला वाला केस, तो ऑब्वियसली ये जो है पहला वाला केस हो जाएगा, एंड देयरफॉर दिस फर्स्ट केस इज ओवर हियर एट दिस स्टार्टिंग पॉइंट। व्हेन अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू जीरो, तो उस समय फ्रिक्शन फोर्स भी क्या है, फ्रिक्शन फोर्स की भी वैल्यू जीरो है। अब जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज करना शुरू करते हो, जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स को आप इंक्रीज करना शुरू करते हो, वैसे वैसे फ्रिक्शन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो फ्रिक्शन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, एंड एवरी टाइम फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर है, इस अप्लाइड फोर्स के बराबर है, क्योंकि आप जैसे इंक्रीज कर रहे हो फ्रिक्शन की वैल्यू उतनी है जितनी अप्लाइड फोर्स की वैल्यू है। तो हर समय फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू अप्लाइड फोर्स के बराबर है, एंड एज वी कीप ऑन इंक्रीजिंग देयर विल बी अ पॉइंट, एंड देयरफॉर ये यहाँ से लेके अगर आप वैल्यू की बात करोगे तो ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी,
फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हो जाएगी यहां से लेके यहां तक, और एक ऐसा समय आएगा जब उसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, और इस मैक्सिमम वैल्यू को हम बोलते हैं एफ एस मैक्सिमम, और ये थर्ड कंडीशन है जब उसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। तो देखो इस डायग्राम से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, तो ये डायग्राम नोट कर लो और यहाँ से हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी थर्ड वाले केस में, और उसके बाद जैसे ही मूव करने लग जाएगा अब काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगना शुरू हो जाएगा जिसकी वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है और समय के साथ इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती फॉर अ गिवन सरफेस एंड अ बॉडी। एक बॉडी और सरफेस के लिए इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। और अब मैं आपसे बहुत सारे सवाल पूछने वाला हूँ। सबसे पहला सवाल, ठीक है, इसको रब कर देते हैं। सो दीज आर दी केसेस। ये है आपका व्हेन एफ अप्लाइड इज इक्वल टू 0, फ्रिक्शन फोर्स कितना है 0। तो व्हेन एफ अप्लाइड इज इक्वल टू 0 तो फ्रिक्शन भी 0 है। इस केस में, सेकेंड केस में एफ और एफ दोनों ही बराबर है। थर्ड केस में भी एफ एफ के बराबर है, बट इस केस में क्या हो गया, लिमिटिंग कंडीशन पहुंच गई, क्योंकि इसके बाद अब जरा सा भी फोर्स की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो बॉडी जो है मूव करने लग जाएगी, एंड द थर्ड केस इज द लिमिटिंग केस, एंड द फोर्थ इज व्हेन द बॉडी इज मूविंग, और इस समय जो भी फोर्स लगा रहे हो इसको काइनेटिक फ्रिक्शन अपोज करेगा, बट देयर विल बी रिलेटिव मोशन बिटवीन सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट। तो 1 2 3 रिप्रेजेंट्स व्हेन फ्रिक्शन फोर्स हैज द टेंडेंसी टू अपोज। अब देखो डेफिनेशन, फ्रिक्शन फोर्स का डेफिनेशन क्या बोला था, इट्स अ फोर्स विच हैज द टेंडेंसी टू अपोज, और ये तीनों ही केसेस 1 2 3, 1 में तो लग ही नहीं रहा है, 2 और 3 में एक ऐसा फोर्स लग रहा है जिसकी टेंडेंसी है अपोज करने की। जब बॉडी राइट में मूव करना चाहता है तो फ्रिक्शन जो है लेफ्ट में लग रहा है, एंड फोर्थ केस इज व्हेन द फ्रिक्शन फोर्स इज अपोजिंग द मोशन। तब यहां पे मोशन जब भी हो रहा है उसको अपोज कर रहा है, यहां मोशन हो नहीं रहा है इसलिए टेंडेंसी है इसको अपोज करने की रिलेटिव मोशन को। सो दिस इज हाउ यू विल अंडरस्टैंड। नाउ अब इस डायग्राम से क्या क्या चीजें सीख सकते हैं, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस डायग्राम से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। सबसे पहली चीज जो हम इस डायग्राम से सीखेंगे वो है फर्स्ट पॉइंट, एफ एस। इसकी वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है, इसकी वैल्यू लाई करती है स्टैटिक फ्रिक्शन की, 0 से स्टार्ट होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और ये मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है, इसलिए मैं लिख सकता हूं स्टैटिक फ्रिक्शन लाइज बिटवीन 0 एंड एफ एस मैक्सिमम, यहां तक जाता है। सेकेंड चीज जो मैं इस डायग्राम से सीख सकता हूं वो ये है कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या मैं इसको रिलेट कर सकता हूं काइनेटिक से, क्या मैं लिख सकता हूं स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस देन काइनेटिक, ये गलत हो जाएगा। क्या मैं लिख सकता हूं स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन काइनेटिक, ये भी गलत हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये तो आपने अभी बताया ना यहाँ पे कि ये इज ग्रेटर है, तो बेटा ये चीज देखो कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है इसकी वैल्यू 0 से लेके मैक्सिमम तक है। कुछ समय काइनेटिक से कम भी है, कुछ समय काइनेटिक के बराबर भी है, और कुछ समय काइनेटिक से ज्यादा भी है। तो एफ एस को कभी भी, स्टैटिक फ्रिक्शन को काइनेटिक से कभी भी हम कंपेयर नहीं करते हैं। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे एक्चुअल आंसर क्या होना चाहिए कि एफ एस मैक्सिमम, जो मैक्सिमम काइनेटिक फ्रिक्शन है या लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसकी वैल्यू विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन से। मतलब एफ एस मैक्सिमम, ओनली आई कैन कंपेयर द मैक्सिमम वैल्यू विच इज अ डेफिनेटिव वैल्यू विथ द काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया, और ये हमारे 3 पॉइंट्स इस ग्राफ से हमने सीखे। तो आई होप सबको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब द चैनल और शेयर इट विद एज मेनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल। सो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे कवर होता है। नाउ विल मूव टू द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, बट यहाँ पे एक बार मैं समराइज कर देता हूँ सारे पॉइंट्स को, सो दैट एवरीवन इज अवेयर अबाउट ऑल द पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि भाई स्टैटिक फ्रिक्शन जो है 0 से स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन के बीच में लाई करती है। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है, इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो गया, कई बार किताबों में लिखा होता है इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। क्यों बोला ऐसा हमने सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, बिकॉज इसकी वैल्यू जो है
चेंज हो सकती है समय के साथ, इसकी वैल्यू 0 से मैक्सिमम तक जा सकती है, एंड देयरफॉर इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स. सेकेंड पॉइंट, Fs maximum you can only compare Fx maximum which is the limiting friction. इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्योंकि इसके बाद बॉडी जो है अब रुक नहीं सकता, अब बॉडी मूव करेगा इफ यू अप्लाई इवन ग्रेटर फोर्स. सो Fs maximum इज ग्रेटर देन और इक्वल टू काइनेटिक फ्रिक्शन. मतलब काइनेटिक को आप केवल और केवल कंपेयर कर सकते हो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से, आप स्टैटिक फ्रिक्शन से कंपेयर नहीं कर सकते हो, बिकॉज स्टैटिक तो 0 भी हो सकता है और मैक्सिमम वैल्यू भी हो सकती है. अगर ये आ गया तो थर्ड जो डेफिनेशन होता है कि इनकी जो वैल्यू है Fs मैक्सिमम, इसकी जो वैल्यू होती है ये होता है म्यू इंटू एन और म्यू एस इंटू एन, और ये म्यू को बोलते हैं हम कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. और नॉर्मल तो आपको पता ही है, दिस इज नॉर्मल फोर्स. नॉर्मल फोर्स कब लगता है? सरफेस इन कॉन्टैक्ट पे लगता है. तो Fs मैक्सिमम की वैल्यू ये हो जाएगी. और सिमिलरली काइनेटिक की जो वैल्यू होती है ये हो जाता है म्यू के इंटू एन, वेयर म्यू के इज द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. क्या होगा कोफिशिएंट एक वैल्यू है, एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जो एक्सपेरिमेंट करके आप सीखते हो, और ये आपको अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए, अलग अलग मटेरियल के लिए, मटेरियल पे डिपेंड करता है, सरफेस पे डिपेंड करता है, और इसीलिए इसकी वैल्यू इज मोर एक्सपेरिमेंटल एंड इट विल बी मोस्टली गिवन इन योर क्वेश्चन, या निकालने को दिया जाएगा तो आप निकाल सकते हो थ्रू फ्यू स्टेप्स जो हम सीखेंगे. और ये म्यू एस म्यू के दोनों ही एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती हैं, और इट इज अराइव्ड और इट इज एक्चुअली कैलकुलेटेड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स. तो ये 3 पॉइंट्स हैं, आपको ये नोट करने हैं. एंड नाउ विल मूव ऑन टू, एक्चुअली हम काइनेटिक फ्रिक्शन और इन सब की बात करेंगे. इन सबको रब कर देते हैं एक बार क्विकली, एंड विल क्विकली मूव अहेड एंड विल टॉक अबाउट काइनेटिक फ्रिक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन. तो काइनेटिक फ्रिक्शन तो बहुत ही क्लियर है सबको, जब भी रिलेटिव मोशन होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, और जब भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है एंड टेंडेंसी है मूव करने की तो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा. जैसे पिछले वाले केस में आपने देखा था कि भाई पिछले वाले केस में फर्स्ट केस, उसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो स्टैटिक नहीं लगेगा, काइनेटिक नहीं लगेगा. तो स्टैटिक तभी लगेगा व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन बट देयर इज अ टेंडेंसी टू मूव. यहाँ पे टेंडेंसी होनी बहुत जरूरी है, राइट? फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट सो एज टू अपोज द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेंडेंसी होनी बहुत जरूरी है, उसके बिना स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा. तो 2 तरीके के फ्रिक्शन हमने स्टडी कर लिया. काइनेटिक फ्रिक्शन जिसकी वैल्यू होती है म्यू के एन, और स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो तो 0 से लेके मैक्सिमम वैल्यू तक लाई कर रहा है, ये हमने नोट कर लिया. और मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होती है? म्यू एस एन होती है. तो ये हमारे पास काइनेटिक और स्टैटिक हो गया. एक और फ्रिक्शन होता है जो अभी हम स्टडी नहीं कर रहे हैं, रोलिंग फ्रिक्शन, और इसको हम स्टडी करेंगे व्हेन वी विल स्टडी द चैप्टर रोटेशन मोशन, तब हम स्टडी करेंगे. अभी हम इसको रहने देते हैं इस डेफिनेशन को. नाउ लेट्स मूव टू काइनेटिक फ्रिक्शन. बहुत ही सिंपल है. काइनेटिक फ्रिक्शन कब होता है? एक ब्लॉक लिया मैंने, लेट मी जस्ट टेक द पेन. मान लेते हैं एक ब्लॉक लिया हमने और इस ब्लॉक को मूव करा दिया. ये ब्लॉक मूव कर रहा है इधर की ओर, वेलोसिटी. तो हमेशा याद रखना काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? जिधर भी मोशन हो रहा है, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को उठाऊं और इस ऑब्जेक्ट को केवल ऑब्जर्व करूं इस सरफेस के रेस्पेक्ट में, तो इस सरफेस के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी किधर है? राइट की ओर है. तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये भी राइट की ओर होगा. रिजिड बॉडी है. रिजिड बॉडी क्या होता है? मतलब हमेशा सारे पॉइंट्स उसके सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं. तो इस पॉइंट की भी वेलोसिटी किधर की ओर होगी? आगे की ओर. और ये ग्राउंड है, इसकी वेलोसिटी कितनी है? इसकी वेलोसिटी 0 है. तो इसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, विच इज लेट्स से ये बोल देता हूँ 1 के रिस्पेक्ट में जो 2 है ये किधर जा रहा है? राइट जा रहा है. एंड देयरफॉर फ्रिक्शन जो है इसको अपोज करेगा. फ्रिक्शन अपोजेस. काइनेटिक फ्रिक्शन जो है हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन जो है ये अपोज करता है, दिस अपोजेस
the relative, it opposes the relative motion. So relative motion क्या हुआ? रिलेटिव मोशन 1 और 2 के बीच में ये वाला जो पॉइंट है 2 पॉइंट, ये आगे जाने की कोशिश कर रहा है, तो फ्रिक्शन उसको अपोज कर रहा है, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू के इंटू एन. अब एन तो निकाल सकते हो आप, इधर की ओर नॉर्मल रिएक्शन, इधर की ओर एम जी, एंड देयरफॉर न्यूटन जी बोल गए हैं एन माइनस एम जी विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि इन द वर्टिकल डायरेक्शन देयर इज नो मोशन, और इसलिए एक्सेलरेशन कितना है? 0, एंड देयरफॉर नॉर्मल विल बी इक्वल टू एम जी. तो यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा म्यू के एम जी. तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ जाएगी म्यू के एम जी, एंड एफ के विच इज द काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू के एम इंटू जी. तो ये वैल्यू आ जाएगी. एक फोर्स है जो पीछे की ओर लग रहा है, मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, और उसकी वैल्यू कितनी हो गई? म्यू के एम जी हो गया. नाउ अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बच्चों, तो आई होप एवरीवन इज रेडी फॉर द न्यूमेरिकल. सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल. सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, और इसको ध्यान से देखो. दिया हुआ है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. तो एक दिया हुआ है एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर, और बॉडी जो है राइट की ओर मूव कर रही है विथ अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड. तो आपको ये बताना है कि भाई पहला वाला ए पार्ट इज, हमें ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स आगे की ओर लगेगा या पीछे की ओर लगेगा? और ग्राउंड के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? आगे की ओर लगेगा या ग्राउंड पे पीछे की ओर लगेगा? दिस इज व्हाट यू हैव टू टेल. सो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. एवरीवन, आई वांट टू पॉज दिस वीडियो, ट्राई करो इस क्वेश्चन को और आंसर बताओ. ए बी सी डी क्या आएगा? ये बॉक्स से मत जाना, ये कुछ एरर है, बट इससे आंसर मत डिफाइन कर देना, गलत हो सकता है. तो अब देखते हैं यहाँ पे बच्चों, आपने ट्राई कर लिया होगा. मैंने अभी आपको बताया कि भाई फ्रिक्शन का डेफिनेशन क्या बताया था मैंने काइनेटिक फ्रिक्शन का. काइनेटिक फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन फोर्स, और इट्स अ फोर्स विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट. तो इस पॉइंट की वेलोसिटी किधर की ओर है? राइट की ओर है. मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो बॉडी का पार्ट है वो किधर जा रहा है? वो राइट की ओर जा रहा है. तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? फ्रिक्शन बॉडी के ऊपर लेफ्ट में लगेगा. सो फ्रिक्शन जो है बॉडी के ऊपर लेफ्ट में लगेगा, एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. फ्रिक्शन ऑन द बॉडी विल एक्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, बिकॉज लेट्स से ये 2 पॉइंट है, ये 1 पॉइंट है. सो पॉइंट 2 is moving towards right with respect to 1. तो 1 के रिस्पेक्ट में 2 जो है राइट को जा रहा है. इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसके ऊपर फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स लेफ्ट लग रहा है या फोर्स राइट लग रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन का डेफिनेशन क्या था? फ्रिक्शन का डेफिनेशन था एक ऐसा फोर्स जो किसको अपोज कर रहा है? रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है. और अगर कोई चीज़ रिलेटिव मोशन को अपोज कर रही है तो आपको केवल और केवल वो रिलेटिव मोशन देखना है, आपको फोर्सेस नहीं देखने हैं. एंड देयरफॉर फ्रिक्शन बॉडी के ऊपर तो लेफ्ट जाएगा. इसका मतलब ये भी हो सकता है, इसका मतलब ये भी हो सकता है. अब हम देखेंगे ग्राउंड के ऊपर. तो ग्राउंड के ऊपर जो है फ्रिक्शन फोर्स किधर की ओर लगेगा? तो ये आप कॉन्टैक्ट फोर्स का डेफिनेशन बच्चों, हर एक कॉन्टैक्ट फोर्स, all contact force, they act in pair. तो हर एक कॉन्टैक्ट फोर्स एक पेयर में एक्ट करता है, और इट इज तो कॉन्टैक्ट फोर्स बच्चों क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो पेयर में एक्ट करता है, और अगर एक सरफेस पे पीछे की ओर लग रहा है तो दूसरे सरफेस पे वो आगे की ओर लगेगा. इट ऑलवेज एक्ट्स इन पेयर, जस्ट लाइक द नॉर्मल फोर्स जो आपने स्टडी किया था फोर्सेस में. तो फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स है, वो एक्शन और रिएक्शन पेयर है. तो आप कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं? एक्शन रिएक्शन पेयर. एक्शन रिएक्शन पेयर क्या होता है? दे आर, अगर एक पे एक्शन हो रहा है तो दूसरे ऑब्जेक्ट पे रिएक्शन हो रहा होगा,
एंड देयरफॉर अगर इसके ऊपर पीछे की ओर फोर्स लग रहा है तो ग्राउंड के ऊपर आगे की ओर लग रहा होगा, और वाइस वर्सा होता, अगर बॉडी पे आगे की ओर लग रहा होता तो ग्राउंड पे पीछे की ओर लग रहा होता. आई होप एवरीवन हैज गॉट इट. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विथ रिस्पेक्ट टू द गिवन फिगर, यहां पे विथ रिस्पेक्ट टू द गिवन फिगर लेट द फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक बाय द ग्राउंड. अब यहां पे दिया हुआ है कि भाई, यहां पे दे दिया उन्होंने फ्रिक्शन का डायरेक्शन और अज्यूम भी कर लिया कि भाई ब्लॉक के ऊपर, अब पिछले वाले केस में ही अगर ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन F1 लग रहा है और ग्राउंड के ऊपर फ्रिक्शन जो है वो आगे की ओर लग रहा है F2 लेट्स से, तो ग्राउंड के ऊपर दिया हुआ है कि ब्लॉक के द्वारा F2 लग रहा है आगे की ओर, तो आपको ये बताना है कि F1 F2 क्या होगा. तो अगेन बच्चों ये डेफिनेशन है, एंड दिस डेफिनेशन सेज दैट contact forces acts in pair, they act in pair and they are equal and opposite. They are equal and opposite. मतलब दोनों ही F1 क्या होगा, F2 के बराबर होगा. F1 will be equal to F2. जितना फोर्स इसके ऊपर लगेगा उतना ही फोर्स ये ग्राउंड के ऊपर लगाएगा आगे की ओर. एंड दिस इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन वी आर एबल टू वॉक. तो कई बार सोचा है, अगर हम ग्राउंड पे जितना हम फोर्स ग्राउंड पे लगाते हैं, ग्राउंड भी हमें आगे की ओर पुश करता है, एंड इसी का एक डायरेक्शन इधर की ओर होगा, एक डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा, और ये जो आगे की ओर जो फोर्स लगता है इसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं, जो हमें चलने में मदद करता है. सो वी आर एबल टू वॉक बिकॉज फ्रिक्शन हमारे बॉडी पे या हमारे लेग्स पे आगे की ओर लग रहा होता है, एंड बिकॉज ऑफ विच वी आर एबल टू वॉक. तो फ्रिक्शन नहीं होता तो हम वॉक नहीं कर सकते थे. तेल बिछा दो, तेल पे चलने की कोशिश करो तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा, एंड देयरफॉर यू विल स्लिप. बनाना लीव्स रखे होंगे या फिर बनाना का छिलका होगा तो उस पर आप गिरते हो, क्योंकि फ्रिक्शन कम कर देता है. जब भी फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो आप स्लिप कर जाओगे, आप गिर जाओगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सब कोई ट्राई कर रहे हो ना पेन कॉपी लेके. सो फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ब्लॉक्स शोन इन द फिगर बिफोर इट स्टॉप्स. तो हमें ये देखना है कि भाई यहाँ पे दिया हुआ है म्यू की वैल्यू दी हुई है. अब आपको ये बताना है कि ये कितने देर के बाद और कितने दूर तक जाके रुकेगा. तो सबसे पहले आप यहाँ पे जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो इसको कुछ स्टेप्स में हम ब्रेक कर लेंगे. स्टेप्स क्या क्या हो जाएंगे, सबसे पहले तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन बना दोगे, तो इसके ऊपर हम धीरे धीरे ग्राउंड को इग्नोर करने लग जाएंगे. तो इसके ऊपर फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन है वो किधर की ओर है, वो पीछे की ओर है, F. और F की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली थी. F की वैल्यू, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी थी, म्यू एम जी. यही था. नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर, एम जी नीचे की ओर, एन एम जी के बराबर है, एंड देयरफॉर एफ के इज म्यू इंटू एन, एंड एन किसके बराबर है, एम जी के बराबर है, मैंने लिख लिया, एंड दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू एम. एम कितना दिया हुआ है, 10 इंटू जी, एंड दिस इज इक्वल टू एक फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया, 100/2 विच इज 50 न्यूटन. अब आप सोचो, आप सब भूल जाओ. अब मैंने क्या बोला था, फ्रिक्शन इज अ फोर्स. अगर ये फोर्स है जिसकी वैल्यू कितनी है, 50 न्यूटन, किधर लग रहा है, पीछे की ओर लग रहा है, तो सिंपली आप ये देखो, फ्रिक्शन का डेफिनेशन के चक्कर में मत पड़ो. आप सिंपली बोलो कि भाई इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है पीछे की ओर 50 न्यूटन का. बॉडी किधर जा रही है, आगे की ओर जा रही है. कितने स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड से. तो अगर आगे जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से और पीछे की ओर एक फोर्स लग रहा है, तो ऑब्वियसली इसकी स्पीड कम होगी. कोई चीज़ आगे जा रही है और उसको पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हो तो उसकी स्पीड क्या होगी, कम होती जाएगी. तो देख लेते हैं कैसे कम होगी. तो आप बोलोगे फोर्स, न्यूटन क्या बोल गए हैं, फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए, एंड देयरफॉर ए कितना हो जाएगा, ए विल बी इक्वल टू एफ बाई एम. एफ कितना था, 50, एम कितना है, 10, एंड देयरफॉर एक्सेलरेशन आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब यहाँ पे कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि सर बॉडी तो आगे जा रहा है तो एक्सेलरेशन पीछे कैसे हो सकता है. बेटा एक्सेलरेशन मैंने क्या बोला है, न्यूटन ने क्या बोला है कि भाई हमेशा एक्सेलरेशन फोर्स के डायरेक्शन में होगा. तो एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और अगर बॉडी रुक रही है, यहाँ दिया हुआ है ना कि इट स्टॉप्स, तो बॉडी कब रुकती है, जब एक्सेलरेशन, एक बॉडी आगे जा रहा है, अगर किसी बॉडी का स्पीड इधर है, इसकी स्पीड धीरे 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 जीरो कब होगी, स्पीड जीरो तब होगी जब इसको कोई चीज़ अपोज कर रहा होगा
मतलब एक्सेलरेशन इसको पीछे की ओर खींच रहा होगा, तभी तो बॉडी रुकेगी। एंड देयरफॉर एक्सेलरेशन विल एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी अगर इस बॉडी को रुकना है। रुकना है कि नहीं रुकना है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में रुकना है, तो आप बोलोगे यस सर रुकना है। तो आप कर लेते हैं, एक्सेलरेशन भी पता है आपको, किधर लग रहा है वो भी पता है, तो आप जो भी चीज़ निकालनी है वो भी निकाल सकते हो। टाइम निकालना है निकाल सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ से टाइम निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये पूछा नहीं है, मैं एक्स्ट्रा निकाल रहा हूँ क्वेश्चन में। u कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, कोई एक पॉजिटिव मान लो, इधर के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया तो पीछे वाला नेगेटिव हो जाएगा, तो -5 इंटू टी, तो टाइम आ जाएगा 2 सेकेंड्स। ये हो गया एक क्वेश्चन, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। फिर पूछा जा सकता है आपसे कि भाई ये पूछा ही हुआ है, डिस्टेंस निकालो, तो मैं लिख सकता हूँ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू एस, तो माइनस यू स्क्वायर, क्योंकि ये तो 0 है फाइनल, माइनस यू स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 2 इंटू ए कितना है -5 इंटू एस, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, 10 100/10 कितना हो जाएगा, s विल बी इक्वल टू 100/10 विच इज इक्वल टू 10 मीटर, तो आंसर आ गया 10 मीटर। तो ये भी कर सकते हो। तो टाइम भी निकाल लिया आपने, ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ये भी निकाल लिया, ये तो काइनेमेटिक्स में भी किया हुआ था, स्टॉपिंग डिस्टेंस इसी को बोलते हैं कि भाई कितने देर के बाद ऑब्जेक्ट रुक जाएगा, इसी को स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलते हो आप, है ना। ओके, सो आई होप एवरीवन इज गेटिंग इट। नाउ लेट्स मूव टू दिस क्वेश्चन। बोलता है एक बॉडी जमीन पे रखी हुई है और उसकी वेलोसिटी लेफ्ट की ओर है 10 मीटर पर सेकेंड, इसके ऊपर एक एडिशनल फोर्स है 100 न्यूटन का, तो आपको रिटार्डेशन निकालना है, एक्स मतलब कितना रिटार्ड कर रहा है, मतलब अगर फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो बॉडी की स्पीड तो कम ही होगी। तो देखते हैं एक बार, यहाँ पे सबसे पहले आप देखो हम क्या करेंगे, फ्रिक्शन का डायरेक्शन बनाएंगे। बॉडी किधर जा रहा है, ये पॉइंट या ये पॉइंट, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बॉडी जो है लेफ्ट की ओर जा रहा है, कितनी वेलोसिटी से जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। तो अब मैं पूछूं आपसे कि फ्रिक्शन किधर लगेगा, तो अब तो होशियार हो चुके हो, आप बोलोगे सर ये वाला जो पॉइंट है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लेफ्ट जा रहा था, तो फ्रिक्शन तो राइट को लगेगा। तो मैं बोलूँगा वेरी गुड, बिल्कुल फ्रिक्शन किधर लगेगा, राइट को लगेगा। इसके ऊपर एक और फोर्स लगा हुआ है राइट को, इतना कितना लगा हुआ है, ये 100 न्यूटन, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है म्यू के इंटू एन। तो आप बोलोगे सर म्यू के कितना है, दिया हुआ है 0.1, एन कितना हो जाएगा, एन तो आप निकालना एक्सपर्ट हो ही चुके हो, एन ऊपर एम जी नीचे, तो एन एम जी के बराबर है, एम है 10, जी है 10, एंड देयरफॉर 10 इंटू 10 100, तो ये हो गया 10 न्यूटन, क्योंकि 0.1 इंटू 100 इज 10 न्यूटन। तो ओवरऑल आपको अब कुछ देखने की ज़रूरत नहीं, आप बोलोगे भाई एक ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये ऑब्जेक्ट लेफ्ट में जा रहा था, कितने से 10 मीटर पर सेकेंड से, इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है राइट को, 110 न्यूटन। ये क्यों आया, क्योंकि 100 न्यूटन पहले से था, फोर्स फ्रिक्शन का भी पीछे लग रहा है, क्यों लग रहा है पीछे, क्योंकि भाई बॉडी जो है वो लेफ्ट को जा रहा है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो इसके रेस्पेक्ट में अगर लेफ्ट जा रहा है तो फ्रिक्शन इसको अपोज करेगा, मोशन को अपोज करता है, फोर्स को नहीं। फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है, फोर्स को नहीं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड देयरफॉर नेट फोर्स राइट को लगा 110 न्यूटन, और अगर 110 न्यूटन राइट को लगा तो अब आप कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ से कि एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा। आप बोलोगे F इज इक्वल टू m इंटू ए, F है 110, m है 10, और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो आपने निकाल लिया भाई कि एक्सेलरेशन जो है 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब मैं और क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा, तो जिधर फोर्स, नेट फोर्स किधर लग रहा है, नेट फोर्स लग रहा है राइट को, तो नेट फोर्स राइट को लग रहा है, तो एक्सेलरेशन भी जो होगा वो राइट को ही होगा। तो एक्सेलरेशन ए 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किधर, राइट को। कितने देर के बाद रुक जाएगा, ये अगर मैं पूछूं तो भी आप निकाल सकते हो।
आप बोलोगे सर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी रुकने के लिए 0 होना चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 10, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, अगर मैं इसको पॉजिटिव मानता हूं तो ये नेगेटिव, या फिर उल्टा, तो अगर उल्टा मानोगे तो ये फाइनल वेलोसिटी तो 0 ही है, इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में तो माइनस कर देता हूँ, एक्सेलरेशन पॉजिटिव में तो उसको प्लस कर देता हूँ 11 t, तो यहाँ से आ जाएगा टाइम विल बी इक्वल टू 10/11 सेकेंड, ये आ गया टाइम। डिस्टेंस पूछा जाए तो डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, तो टाइम, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन जो पूछा जाए आप सब निकाल सकते हो। फ्रिक्शन पूछा जाए उसकी वैल्यू कितनी होगी तो आपने पहले ही निकाल लिया है, 10 न्यूटन होगा। तो ये सारी चीज़ें अब आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं, और अगर अच्छे से समझ में आ गई हैं तो पार्ट 2 आज हम नहीं कंप्लीट करेंगे, स्टैटिक आज हम रहने देते हैं, बाकी चीज़ें पार्ट 2 ऑफ फ्रिक्शन में हम एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया है। गिव मी अ थम्स अप अगर आपको समझ में आया है, एंड विल सी यू सून इन द पार्ट 2 ऑफ फ्रिक्शन। बाय बाय एंड टेक केयर माय न्यूटन्स।